तो बेटा आज जो है हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो काफी अस्सलाम टॉपिक्स वालेकुम सर। क्लियर करवा लिए। वालेकुम सलाम। काफी टॉपिक्स क्लियर करवा लिए, तो उसमें से अब जो टॉपिक्स नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। और सर तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट्स हमारी। ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है बेटा। तो एक मिनट बेटा। जी बेटा। तो प्रोडक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि कौन कौन से मेन प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड के तौर पर इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, द एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशंस बाद में किए, ISEB जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, तो उन्होंने जो है वो डिफाइन किया इसको। इज डिफाइंड एज एन एनवायरमेंटल that helps to develop efficiently use and regulate the biological systems and prevent the environment from pollution or from contamination of land, air, water। ठीक है। तो जो मेन पर्पस है इसका कि फ्री फ्रॉम पोल्यूशन करना है और इन्वायरमेंट को साफ रखना है, और लैंड, एयर एंड वाटर जो है इनको भी जो है क्लियर करना है, इसको जो है वो साफ सुथरा रखना है ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोसाइटी बनाई जा सके। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे चलते एक्सक्यूज मी सर। हैं। बेटा क्लास हो रही है तो क्लास के बीच में आप ना बोलें। ठीक है। क्लास के सर क्लास प्रेजेंटेशन में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा। ठीक है बेटा। लेकिन सर अच्छा, प्रेजेंटेशन का इसके पूछा था हमने। बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है फॉर नेचुरल इन्वायरमेंट में, ये भी इसको जो है प्रॉपर डिफाइन किया गया है। अच्छा, और इसको जो है अगर फर्दर आप इसको करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, तो नेचुरल इन्वायरमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी। ठीक है। तो ये मेन सोर्सेज हैं नेचर के। ठीक है। प्लांट्स आपको पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी। तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी आप लोगों को पता है, जिसके अंदर फूड है, एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक। तो ये जो जितना भी ये जो साइकिल है, इंटीग्रेटेड साइकिल, इसका प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के लिए है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक इन्वायरमेंट प्रॉपर सही नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, तब तक जो हैं कंटामिनेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, पोल्यूशन इंक्रीज हो जाती है और जो है अनस्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को नीड किस चीज की जरूरत है। ठीक है। एलिमिनेट द हैजर्ड्स वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय आवर अदर टेक्नोलॉजीज। ठीक है। सबसे पहले रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है हैजर्ड्स वेस्ट जो कि प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बाय आवर अदर टेक्नोलॉजीज। जस्ट लाइक सेवरल टेक्नोलॉजीज जब हम यूज करते हैं, अब इसके एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम दी, जब आप एक्सप्लोर करते हैं किस चीज को, फ्यूल को एक्सप्लोर करते हैं या सर्च करते हैं, डिग आउट करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के यूज के दौरान बहुत सारे जो हैं मसाइल क्रिएट होते हैं। जाहिर बात है ये भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, लेकिन इसकी वजह से सॉइल कंटेमिनेटेड हो जाती है, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन आ जाती है, और इसके अलावा ह्यूमन रिस्क भी हो सकता है इसके अलावा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलर स्पीशीज एंड एंश्योर स्पीशीज आर नॉट एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो स्पीशीज़ को सिक्योर करना, स्पीशीज़ को सेव करना। ठीक है। हमें इंश्योर करना होता है कि किसी स्पीशीज़ को रिस्क तो नहीं है। अगर हम इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इसका रिस्क ऑफ एक्सटेंक्शन तो नहीं है। रिस्क ऑफ एक्सटेंक्शन मीन यानी कि स्पीशीज़ खत्म तो नहीं होने जा रही। अब जस्ट लाइक हम हैवी मेटल्स को,
तलाश करते हैं, या हम मिनरल्स को तलाश कर रहे होते हैं, या माइंस को तलाश कर रहे होते हैं, तो वहाँ की वेजिटेशंस, वहाँ की जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं या इकोलॉजिकल है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, जिसकी उसकी वजह से वहाँ तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन तो नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। जब हम हैवी यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं या बाकी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या इन्वायरमेंट इम्बेलेंस तो नहीं हो रहा, इसके अंदर जो है कोई मसले क्रिएट तो नहीं हो रहे। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर चाहे इन्वायरमेंट के अंदर 2 टाइप्स के जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, एक बेनिफिशियल्स, एक हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स पे किल करते हैं या उनको अटैक करते हैं। ठीक है, जब इम्बेलेंस हो जाता है, पोल्यूशन हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर कुछ और कंटामिनेशंस आ जाती हैं, तो हार्मफुल तो होते ही हैं, लेकिन बेनिफिशियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, क्रिएट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, दैट इज बायोफ्यूल। ठीक है, तो हमें अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को सर्च करना होगा। ठीक है, जिस तरह बायोफ्यूल है। फ्यूल का क्यों यहाँ पे जिक्र किया गया, क्योंकि जब हम फ्यूल को सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारा काफ़ी नुकसान होता है, न सिर्फ लैंड का बल्कि ओशंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है इस हिसाब से फ्यूल की भी नीड बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सॉरी जी। अच्छा, सिग्निफिकेंस टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा, कंसीडर एन एनवायरनमेंट इन विच पोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप इज मैक्सिमम। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ को देखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट ले आनी है। ठीक है, इस पे ना सिर्फ इन्वायरमेंट को खतरा होता है, बल्कि वेजिटेशन को छोड़ के अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देखें तो उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है पोल्यूशन से। ठीक है, वी आइसोलेट अ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पोल्यूटेड साइट एंड स्कैन फॉर एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज इन देयर जीनोम लाइक म्यूटेशन और एवोल्यूशन। अच्छा, अब अगर आपको आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मीजोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। अगर आपके सराउंडिंग में, सोसाइटी के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर कंटामिनेशन है तो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे। ठीक है, अगर पोल्यूटेड है आपका इन्वायरमेंट तो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, अगर पोल्यूशन है तो भी इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स की नेचर के अंदर चेंज जो है वो आ जाती है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कोविड-19 जो वायरस है इसके मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भी 3 से 4 स्ट्रेन बन चुके हैं। ठीक है, ए लेवल का स्ट्रेन बहुत ही हाईली होता है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सी ग्रेड का है, यानी कि बहुत जो नीचे वाली सतह का है या नीचे वाला जो स्ट्रेन है वो है, यानी कि इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर ये पहली वेरिएशन नहीं थी, पहले ये वेरिएशन नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ, नेचर के साथ साथ, इन्वायरमेंट के साथ साथ इसमें चेंजेस आती रहती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पोल्यूशन के साथ सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो है जेनेटिकली चेंज आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, और इसके एवोल्यूशंस के अंदर भी चेंज आ जाती है। इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको, ये जो वायरल डिजीज है कोविड-19, इसकी आप देख सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, कोविड जो है कोरोना वायरस डिजीज 19, ये जो वायरस डिजीज है जो 19 के अंदर आइसोलेटेड किया गया है, 19 के अंदर इसको रिपोर्टेड किया गया है, लेकिन यही कोरोना वायरस 1960s के अंदर रिपोर्टेड हुआ था, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं था, यानी कि उसका जो स्ट्रेन था वो सी ग्रेड का था, नीचे लेवल का था, इतना हार्मफुल यानी कि प्रूव नहीं हुआ था एज कम्पेयर टू ये कोविड-19। ठीक है, तो इसके अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आ जाती हैं, और इसके अंदर जो है वो स्ट्रेन्स के अंदर चेंजेस भी आ जाती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। दिस इज डन बिकॉज द आइसोलेट्स वुड हैव adapted itself to degrade, utilize the starch better than other microbes of the same genes. तो ड्यूरिंग आइसोलेशन या आफ्टर आइसोलेशन इनके अंदर डिग्रेडेशन भी होती रहती है, और जो है
जब ये स्टार्च वगैरह यूटिलाइज करते हैं, या माइक्रोब्स जो होते हैं सेम जीनस के माइक्रोब्स, उनके अंदर भी चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, बाय नेचुरली चेंजेस या एपिडेमियोलॉजिकली चेंजेस आती रहती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, environmental biotechnology is all about the balance between the applications that provide for these and the implications of manipulating genetic material। ठीक है, तो environmental biotechnology के अंदर किस चीज़ की applications को यूज किया जाता है? ठीक है, जो हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, जो जेनेटिकली हम चेंज ले आते हैं या मैनिपुलेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, तो उसकी इम्प्लीकेशन हमें इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सिखाती है, या हमें इम्प्लीमेशन करनी होती है, इम्प्लीकेशंस करनी होती है। क्योंकि बाजू बात अगर आप मार्केट्स के अंदर चले जाएं, आपको पता नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो आप लोगों यानी कि वो प्रॉपरली उस पर टैग या लेबलिंग नहीं होती। अगर आप चले जाएं देखेंगे मार्केट्स के अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो जीएम मॉडिफाइड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, लेकिन हमें नहीं पता, उसमें टैग नहीं लगा हुआ। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे बाकायदा टैगिंग होती है उस पर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आ रहा है बेटा सबको समझ में? कोई इशू तो नहीं है? नो सर। अच्छा, नो सर। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। असल चीज़ ये आ जाती है कि कौन सी एप्लीकेशंस, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, या इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं एप्लीकेशंस की या प्रोडक्ट्स की, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं वो 6 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? बायोमार्कर्स, बायोसेंसर्स, बायोफ्यूल्स, बायोरेमिडिएशंस, बायोट्रांसफॉर्मेशंस एंड मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। अगेन मैं बता देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के, या ये जो मेन एप्लीकेशंस हैं, इसके बगैर बायोटेक्नोलॉजी अनकम्प्लीट। ठीक है, तो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है ताकि हम जो है अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रख सकें, हम जो है अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस रख सकें, और बाकी चीज़ों को हम देख चुके हैं। ठीक है, बायोमार्कर्स, बायोसेंसर्स, बायोफ्यूल, बायोरेमिडिएशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। अब वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बायोमार्कर्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू मीन बाय बायोमार्कर? बायोमार्कर यानी कि बायोलॉजिकल मार्कर्स। ठीक है, तो ये एक कनेक्शन बिटवीन होता है बिटवीन आयल्स एंड इट्स सोर्सेज, यानी कि एक कनेक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स के मदद से जो है वो मेजरमेंट की जाती है, डैमेज या टॉक्सिक जो होती है पोल्यूशन जो कि कॉज करती है, तो उसकी जो है लेवल को देखा जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी गिव्स रिस्पॉन्स टू अ केमिकल that helps to measure the level of damage। ठीक है, जो डैमेज काज होती है, टू द लेवल ऑफ डैमेज काज बाय द एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक और द पोल्यूशन इफेक्ट काज। ठीक है, तो इस बायोमार्कर्स के थ्रू क्या होता है कि बायोमार्कर्स के थ्रू इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में ये काम किया जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सा जो टॉक्सिक कंपाउंड या पोल्यूशन डैमेज कर रहा है, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, हमारे जो है स्पीशीज को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो वो उस चीज़ को यूज करने के लिए हम बायोमार्कर्स यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस के लिए। ठीक है, और इस एप्लीकेशन का वाइडली यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, बायोमार्कर्स कैन बी कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मार्क्स। जाहिर बात है। ठीक है, बायो यानी कि बायोलॉजिकल मार्कर्स। The major use of this application helps to relate the connection between oils and its sources। ठीक, a biomarker is a change in biological responses ranging from molecular through cellular and physiological responses to behavioral changes which can be related to exposure to a toxic affected by environmental chemicals। ठीक है, तो बायोमार्कर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर स्टडी भी करते हैं, और इस बायोमार्कर्स को हम यूज करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स को चेक करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिकल्स को चेक करने के लिए। ठीक है, बायोमार्कर्स हम जो है एक स्पीशीज के अंदर भी यूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, यानी कि लेवल मेजरमेंट करने के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो बायोमार्कर्स बाज़-औक़ात हम प्लांट्स के अंदर भी यूज करते हैं, बाज़-औक़ात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यूज करते हैं, और जो है हम
चेक आउट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को। अच्छा, रिसेंट डेवलपमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर सेंसिटिव वैलिडेट बायोमार्कर्स of exposure effect and sensitivity to adverse effects to terrestrial and aquatic pollutions। तो बायोमार्कर्स जो हैं वो यूज आजकल किए जा रहे हैं टेरेस्ट्रियल के साथ साथ एक्वेटिक पोल्यूशन के लिए भी। एक्वेटिक यानी कि ओशंस के अंदर जो पोल्यूशंस हैं, लेक के अंदर पोल्यूशंस हैं, ठीक है, इस पर्पस के लिए भी बायोमार्कर्स को यूज किया जाता है। जस्ट लाइक टर्टल्स हैं, आजकल टर्टल्स पे यूज किया जाता है, शार्क्स पे यूज किए जाते हैं, फिशेस पे यूज किए जाते हैं बायोमार्कर्स, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके या उसको मेजर किया जा सके या उसके लेवल्स और पैरामीटर्स को देखा जा सके कि कितने जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं और कितना जो है पानी के अंदर जो है पोल्यूशन प्लस होती जा रही है या इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो बायोमार्कर्स का वाइडली यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो बायोमार्कर्स ना सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में यूज किया जाता है बल्कि कुछ प्लांट्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, जो कि प्लांट्स जस्ट लाइक ओशंस के अंदर अल्जी वगैरह प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लोट करते हैं बाय टाइड, हाई टाइड, लो टाइड के दौरान। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है इसको बायोमार्कर्स को यूज किया गया है। चलो आगे चलो। एक्सक्यूज मी सर, ये जो बायोमार्कर का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको काम कैसे करता है सर? ये मतलब क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा। ये एक ऐसे की तरह होता है, ये यानी कि जेनेटिकल इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, और ये जो है स्पीशीज जो है वो अपने आप को एब्जॉर्ब करती है, इसके अंदर जेनेटिकली जो है वो म्यूटेशन करवाया जाता है बायोमार्कर्स के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है बायोमार्कर से कि स्पीशीज को चेक आउट किया जाता है, तो स्पीशीज जो है वो आपको उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है। जस्ट लाइक मैंने आपको टर्टल्स का बता दिया। ठीक है, टर्टल्स के अंदर क्या होता है, टर्टल्स उन तमाम चीज़ों को डायग्नोस करती है और उन चीज़ों को देखती है, वो स्पीशीज फिर जो है वो रिपोर्टेड दी जाती है। अच्छा, यानी कि ये एक नेचुरली अक्रिंग मॉलिक्यूल है या जीन आप समझ लें या करेक्टरिस्टिक्स समझ लें, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। पैथोलॉजिकली यूज़ कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यूज़ क्या करते हैं वो ये, यानी कि आप एक मॉलिक्यूल को भी बायोमार्कर बना सकते हैं, आप जीन को भी एज अ बायोमार्कर बना सकते हैं, बायोमार्कर बना सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जी सर। use of multiple biomarkers is also useful biological assay in vivo biomarkers, in vivo bioassay and in vitro bioassay। ठीक है, बायोएसे बायोलॉजिकल एसे कहा जाता है। ठीक है, ये एक बायोएसे का क्या होता है मकसद, बायोएसे का मकसद ये होता है कि बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की जो है एक टाइप है, स्टैंडर्ड टाइप है, जिसको बायोलॉजिकल एसे कहा जाता है या आप बायो एसे का नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, बायो एसे इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइव एनिमल और प्लांट in vivo or tissue or cell in vitro to determine the biological activity of substance such as hormone or drug। ठीक है, अच्छा, तो बायोएसे जो होता है हम बायोलॉजिकल मार्कर के साथ भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ लाइव एनिमल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं और प्लांट, ठीक है, टिश्यू में भी यूज कर सकते हैं, सेल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट जो है लोकेलिटी के अंदर जो है हम इसको यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम इसको यूज करते हैं। ठीक, सच एज हार्मोन, इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो इस तरीके से जो है इसको बायोएसे का जो है वो पता लगाया जा सकता है। अच्छा, बायोमार्कर second approach using protein involving causing of modulating toxicity as a biomarker of successfulity। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच जो है वो हम जो है बायोमार्कर्स को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी को मालूम करने के लिए और बाकी पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, बायोसेंसर्स, what do you mean by biosensors? Biosensors are defined as analytical devices incorporating a biological material। ठीक है, बायोसेंसर असल में एक डिवाइस होती है जो सेंसर का काम करती है। ठीक है,
ये डिवाइस भी यूज़ की जाती है, टिश्यूज़ के अंदर भी यूज़ की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यूज़ की जाती है, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। बायोसेंसर आर डिफाइंड एज एनालिटिकल डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस है इनकॉर्पोरेटिंग लाइक बायोलॉजिकल मटेरियल। ग्लूकोमीटर जी सर, लाइक ग्लूकोमीटर भी सेंसर ही है या बेसिकली वो जस्ट भी। लाइक ग्लूकोमीटर, ठीक है। बायोसेंसर्स आर यूज्ड फॉर द सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, सेंसिटिव जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है जस्ट लाइक टिश्यूज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, और सेल रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा, बायोसेंसर्स क्या होता है, एक रीडर डिवाइस होती है, रीड आउट करती है, ठीक, विद द एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स आर सिग्नल प्रोसेसर्स that are primarily responsible for the display of the results in user friendly way, ठीक है। तो जाहिर बात है जब भी आप बायोसेंसर यूज करते हैं तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एक रीडर डिवाइस है जो आपको आउटपुट भी देती है बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, बाय सिग्नल प्रोसेसर के थ्रू। तो बाज़ ये जो है बायोसेंसर फॉर द पर्पस ऑफ स्पाई के तौर पर भी यूज की जाती हैं, ठीक है। इसके लिए जो है बर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए जो है ओशन की स्पीशीज़ हैं, सी स्पीशीज़ हैं या सी एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता है, बाज़ औक़ात एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बायोसेंसर का बहुत बड़ा इसके अंदर काम भी है, ठीक है। द नॉन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बायोसेंसर लेकिन सर जी बेटा। सर आप कह रहे हैं कि बर्ड्स को भी स्पाई के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सर ये बायो सेंसर तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है ना, जिसमें मतलब हम बायोलॉजिकल मटेरियल को ही सेंस करते हैं थ्रू डिफरेंट मतलब बेटा मैं आपको बात बताऊं, जो चीज़ हम स्टडी कर रहे होते हैं इसकी हट के भी रिसर्च हो रही होती है, ठीक है। आप अगर मैं आपको कुछ इस तरह के कुछ इंकशाफात करूं, आप लोग जो हैं थोड़ा सा वो परेशान हो जाएंगे। बायोवार के अंदर जो हैं बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होती है। आप अगर कुछ इस तरह की रिसर्च होती हैं, अगर जो है डॉक्टर वकास, शायद अब आपको नहीं पढ़ा रहे, तो डॉक्टर वकास जब चाइना में थे तो उन्होंने बताया था कि कुछ इस तरह का केमिकल कंपाउंड्स पे काम हुआ था, तो उसकी रिसर्च को जो है बैन किया गया था, यानी कि उसको सिक्योर किया गया था, उसकी कोई पब्लिकेशन पब्लिश नहीं होने दी गई थी, और उसको फौरी तौर पर डिग्री दे के उसको और जो है वो डिपार्ट कर दिया गया था, यानी कि उसको छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स पे काम था, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च होती है, वो बाहर नहीं आती, इस तरह की स्टडीज। बायोसेंसर्स जो होते हैं या बायोमार्कर्स वगैरह जो होते हैं, ये फॉर द पर्पस ऑफ स्पाई यूज होते हैं कुछ कंट्रीज में, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे लाइक चाइना है, रशिया है, यूएसए है, इसराइल है, फ्रांस है, तो ये कंट्रीज पे इस पे काम हो रहा है बायोसेंसर्स, ठीक है। तो ये होते वाकई इलेक्ट्रॉनिक्स रीडर्स होते हैं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एसोसिएट सिग्नल्स पे होते हैं, सिग्नल प्रोसेसर के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ होते हैं, लेकिन इस पे जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया गया है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली जो है सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, आज से कुछ साल पहले इस तरह हुआ था कि यूएसए ने कुछ जो हैं फैक्स मशीन्स पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो प्रोवाइड की थी, जो कि फैक्स मशीन थी, ठीक है। वो मिलिट्री वालों ने भी यूज़ की, और वो जो है मशीन्स जो हैं गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज़ भी हुई, लेकिन उसके बाद उन मशीन्स को फौरी तौर पे हटा दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि एक प्रिंट अगर यहाँ हो रहा था तो एक प्रिंट यूएसए में उनके कॉन्फिडेंशियल जो है उनके इदारे में हो रहा था, ठीक है। तो एक अगर फैक्स यहाँ पे आ रहा है तो एक कॉपी इनके पास आ रही है, तो एक उनके पास जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो रीड आउट होती हैं, ये रीडर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है बेटा। आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो हैं आपको मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो डिवाइसेस हैं उनके कुछ नाम्स भी हैं इंक्लूड, जो हैं प्लामेंस हैं, जीवेंट बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं, एंड रैबिट्स लैब वगैरह जो हैं ये इसके अंदर इंक्लूड, ठीक है। बायोसेंसर करंट यूजेस ऑफ बायोसेंसर्स इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इसके अंदर डिटेक्टिंग लेवल ऑफ टॉक्सिन्स इन इकोसिस्टम, ठीक है। बायोसेंसर को यूज किया जा रहा है करंटली डिटेक्टिंग लेवल ऑफ टॉक्सिन, ठीक है। जो टॉक्सिसिटी होती है इकोसिस्टम के अंदर, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड सीक्रेट्स हो जाते हैं, या जस्ट लाइक बाज़ोकात फॉरेस्ट पैथोलॉजी। फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि कभी कभार बाकी गैसेस तो डिस्चार्ज होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हैं
ये जो है मीथेन गैस जो सबसे ज़्यादा कभी कभार जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो भी फॉरेस्ट के जो है अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह से जो है वो सीक्रेट होती है, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल जो होता है वो हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सेकंड चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो डिटेक्टिंग एयरबोर्न पैथोजेंस जस्ट लाइक एंथ्रेक्स। तो ये जो है एयरोबोर्न फंगस या एरोबोन जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या वायरल जो होते हैं, ये भी डिटेक्ट करता है। इसके एग्जांपल जस्ट लाइक एंथ्रेक्स है। ठीक है, तो और ये चीज़ें जो सारी होती हैं ये इसके साथ एसोसिएट होती हैं, किसके साथ? बायोसेंसर्स के साथ। अच्छा, और अब जस्ट लाइक अभी आप लोगों ने बताया था बेटा कि मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, तो इसके अंदर जो है ना ग्लूकोज लेवल को भी मॉनिटर किया जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या बाकी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये की कंट्रीब्यूशन है या की जो है एक इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बायोसेंसर इज ग्लूकोमीटर। ठीक है, ग्लूकोमीटर जस्ट लाइक आपको पता है कि एक मेडिकल डिवाइस है जिसके अंदर ग्लूकोज को देखा जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ग्लूकोमीटर को भी इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक बायो सेंसर है। ठीक है, अच्छा, फूड एनालिसिस के अंदर भी जो है वो काफ़ी जो है यूज़ किया जाता है, बायोसेंसर का काम लिया जाता है। देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर्स इन फूड एनालिसिस। ठीक है बेटा, क्लियर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर। जी सर, ओके। Yes, sir. These are several applications of biosensors in food analysis. अगर आप फूड इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाएं तो फूड इंडस्ट्रीज के अंदर जो है बहुत सारे इसके टॉपिक्स होते हैं, या बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज की जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द फूड इंडस्ट्रीज ऑप्टिक्स कोटेड विथ एंटीबॉडीज आर कॉमनली यूज इन डिटेक्ट पैथोजेंस एंड फूड टॉक्सिन्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है फूड, जो कैनिंग फूड होता है या फूड इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है वो बाज़ोकात कंटामिनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, कंटामिनेटेड हो जाने का मकसद ये नहीं कि उसके अंदर पैथोजेंस आ जाते हैं, बैक्टीरियल जो है एक्टिविटी आ जाती है, या जो है फंगल एक्टिविटी जो है, सेप्रोफिटिक जो है एक्टिविटी, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, फूड के अंदर स्मेल आना भी शुरू हो जाती है। इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉमनली द लाइट सिस्टम इन दीज बायोसेंसर्स इन फ्लोरेसेंस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑप्टिकल मेजरमेंट कैन ग्रेटली एम्पलीफाई द सिग्नल्स। तो जो है बायोसेंसर के अंदर फ्लोरेंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइट सिस्टम है, एक कॉमनली लाइट सिस्टम है जिसके थ्रू जो है वो मेजरमेंट हो जाती है और सिग्नल एम्पलीफाई होते हैं, और इससे पता चल जाता है कि आया इवन फूड के अंदर जो है कंटामिनेशन है या नहीं है, या कंटामिनेशन आ रही है या नहीं आ रही। तो ये इस तरह के जो है तमाम जस्टिफिकेशन जो है वो बायोसेंसर के थ्रू जो है वो होती है। सही है बेटा, नेक्स्ट में आ जाते हैं डीएनए बायोसेंसर्स। अच्छा, इन फ्यूचर जो है सबसे ज़्यादा जो काम है वो डीएनए बायोसेंसर्स का है। ठीक है, इन द फ्यूचर डीएनए विल फाइंड यूज एज अ वर्सटाइल मटेरियल फ्रॉम साइंटिस्ट कैन क्राफ्ट बायोसेंसर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए फ्रेगमेंटेशंस के अंदर या डीएनए को एज अ वेक्टर तौर पर यूज़ किया जाता है। तो इन फ्यूचर जो है बायोसेंसर के साथ इसको एसोसिएट करके इसके साथ काम किया जा सकता है। डीएनए बायोसेंसर्स कैन थियोरेटिकली बी यूज्ड फॉर द मेडिकल डायग्नोस्टिक, तो इसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ भी किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एग्रीकल्चर और इवन इन्वायरमेंटल क्लीन अप एफर्ट्स। तो इन तमाम पर्पस के लिए जो है इनको यूज़ किया जा सकता है डीएनए बायोसेंसर्स को इन फ्यूचर के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छा, डीएनए बायोसेंसर्स आर कॉम्प्लिकेटेड मिनी machines consisting of sensing elements, micro lasers and signal generators। ठीक है, तो हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। ठीक है, डीएनए बायोसेंसर्स का, लेकिन इस पे काम हो रहा है इन फ्यूचर, यानी कि इस पे बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो है आई थिंक इस तरह के जो हैं लेटेस्ट डिवाइसेस नहीं हैं, लेकिन आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखें तो वहाँ पे ये तमाम ये माइक्रो लेजर्स हो गए, या जो हैं नैनो पार्टिकल्स पे जितने काम होते हैं, या बाकी जो चीज़ों के लिए हम डीएनए का यूज़ करते हैं,
तो यहाँ सेंसिंग एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं या सिग्नल जनरेटर का यूज़ करते हैं। वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगहों पे काम हो रहा है और उस पर अच्छा काम हुआ है। अच्छा, एट द हार्ट ऑफ DNA बायोसेंसर्स फंक्शन इज द फैक्ट that two strand DNA stick to each other by virtue of chemical attractive force। ठीक है, तो इसके डिफरेंट मेडिसिनली या मेडिकली जो है DNA बायोसेंसर को यूज़ किया जाता है, हार्ट के पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, और केमिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी कि इसकी जो है एप्लीकेशंस जो हैं बायोसेंसर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अब भी अगर आप देखें ऑनलाइन, अगर आप देखें PhD के लिए जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोसेंसर्स में, बायो मार्कर्स के लिए जो है वो आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो हैं फंक्शंस हैं या बहुत सारे जो हैं एप्लीकेशंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन फ्यूचर में आ रहे हैं। जी बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? फहीम जी बेटा। सर हार्ड मशीन भी जी सर हार्ड मशीन भी तो इसी की एग्जांपल है ना? जी जी बेटा, हार्ड मशीनरी भी इसी की एग्जांपल है, लेकिन हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जो हैं वो डिवाइसेस इतनी हाई फाई नहीं है। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ DNA बायोसेंसर का काम जो है यहाँ पे इतना हाईली नहीं हुआ अभी भी, लेकिन मैं भी कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर अब सर मैं आपसे 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब तक जो है वो इतना नहीं था। जी बेटा, व्हाट डू यू वांट आस्क? सर आर्टिफिशियल हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, आर्टिफिशियल हार्ट सही बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, माइक्रोबियल बायोसेंसर्स, ठीक है। यूजिंग बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड मेनी माइक्रोबियल बायोसेंसर्स हैं, जिसके एग्जांपल एर्जेनिक बायोसेंसर है। एर्जेनिक दे यूज आर्स ओपेरोन। आर्स ओपेरोन क्या होता है बेटा? जी बेटा, कोई बताएगा आप लोगों में इसमें से? जी बेटा। सर पता नहीं। सर ये आर्सेनिक इसमें केमिकल बैक्टीरिया वगैरह को कंपाउंड है ना? यूज किया जाता है इसके अंदर। ये बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी होती है या बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से मेडिकली जो है इंसान जो होता है वो अनएबल हो जाता है। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशंस होते हैं। एर्जेनिक होता है। एर्जेनिक के अंदर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो इंसान के अंदर टॉक्सिक प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशली जो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए तो बैक्टीरिया को यूज करते हैं। यूजिंग बैक्टीरिया रिसर्चर्स कैन डिटेक्ट पोल्यूटेंट्स इन सैंपल्स। तो बैक्टीरिया के थ्रू क्या करते हैं कि डिटेक्ट किए जाते हैं पोल्यूटेंट्स को। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है वर्ल्ड वाइड तौर पर बायोफ्यूल को यूज़ किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिकली इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ठीक है, बायोफ्यूल की। और बायोफ्यूल जो है इसके लिए ना सिर्फ प्लांट्स को यूज़ किया जा रहा है, बाकी चीज़ों को भी यूज़ किया जाता है। जैसे लाइक बायोडीजल प्लांट्स हैं, तो बायोडीजल प्लांट्स को भी इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, द यूज़ ऑफ दिस एप्लीकेशन of environment biotechnology is in the industrial, domestic and space sector। ठीक है, आपको पता है कि फ्यूल जो है ना सिर्फ हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक के लिए भी यूज होता है और स्पेस के लिए भी यूज होता है। एज पर द रिसेंट नीडेड it is concluded that the need of clean energy out of these fuels and alternative ways of finding clean energy is the need of the hour। ठीक है, अब क्योंकि फ्यूल जो है वो सबकी ज़रूरत है, सबकी नीड है। जिस तरह पॉपुलेशन प्लस होती जा रही है तो जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी फ्यूल चाहिए और लो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फ्यूल के लिए अल्टरनेट जो हैं वेज को, अल्टरनेट मेथड्स को, अल्टरनेट प्रोसेस को यूज़ किया जाता है ताकि हम गेन कर सकें। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं फ्यूल्स के अंदर, क्योंकि बायोफ्यूल जो है इसका मकसद ये होता है किसी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हम फ्यूल को डिटेक्ट करें। ठीक है, हम फ्यूल को जो है वो हम रिसीव करें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास. व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? बेटा कोई बताएगा आप लोगों में से? any material obtained from plant or नॉट ओनली फॉर प्लांट्स. sir जी बेटा. animal. सर फॉसिल्स भी होते हैं और fossils एनिमल और प्लांट के जितने भी मास होता है उससे जी बेटा, बायोमास का मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है एनिमल्स के जो है जस्ट लाइक प्लांट की लीव्स में से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाए, या एनिमल से तो एनिमल्स से प्रोड्यूस की जाए, उसके स्किन से प्रोड्यूस की जाए. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहा जाता है? बायोमास कहा जाता है. ठीक है. बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास. एनी मैटर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स. ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो. ठीक है, एनिमल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. यहाँ ओशंस के अंदर जो है फिशेस हैं, फिशेस से भी बायोमास लिया जा सकता है. या बाकी जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो है अलजी भी आ जाता है. या बाकी जो भी चीज़ें आ जाती हैं, ये बायोमास यानी कि मैटर यूज़ किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ बायोफ्यूल. अ फ्यूल इज नथिंग टू मोर देन समथिंग फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी. ठीक है, तो ये तो एक खैर लाइन थी. अच्छा, आगे चलते हैं. अच्छा, बायोमास इज सिंपली ऑर्गेनिक मैटर. इन अदर वर्ड इट्स अ डेड मटेरियल दैट वाज वंस लिविंग. यानी कि जाहिर बात है, अब प्लांट से अगर लीव्स का एक्सट्रैक्ट लेंगे या लीव्स का बायोमास लेंगे तो जाहिर बात है वो जब उसको जो है डिस्कार्ड करेंगे या उसको जो है हम पल्क आउट करेंगे, प्लांटेड कर देंगे या अपरूटेड करेंगे, तो जाहिर बात है वो मर चुका होता है. तो वो डेड मटेरियल ही कहलाता है, जो कि पहले जिंदा था, उसके बाद हमने इसको यूज किया है. ठीक है, इसके अलावा कर्नल्स ऑफ कॉर्न. ठीक है, कॉर्न का जो सीड है उसको यूज किया जाता है. मेड्स ऑफ अलजी, अलजी का मेड्स हैं. या स्टॉक्स ऑफ शुगर हैं, शुगर केन, स्टॉक्स ऑफ शुगर केन जो रॉ मटेरियल शुगर केन का रह जाता है वो. ये तमाम चीज़ें क्या आ जाती हैं? ये तमाम चीज़ें आ जाती है बायोमास के अंदर. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. अच्छा, बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल. ये यानी कि इसको जनरेशन वाइज यूज़ किया गया है. ठीक है, तो इस डिफरेंट पर्पज से प्रोसेस से गुजार के फिर जाके इसको जो है बायोफ्यूल यानी कि इसको कहा गया है, या बायोफ्यूल इसके पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है. अच्छा, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? बायो अल्कोहल, जो कि कॉर्न या शुगर कैन से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फिर बायो डीजल है. ठीक है, इसके बाद बायोगैस है. सिन गैस, व्हाट डू यू मीन बाय सिन गैस? कोई बताएगा बेटा आप लोगों में से? जी बेटा ज़ारा. सिंथेटिक गैस. गुड, सिंथेटिक गैस. ठीक है. अच्छा, इसी तरह बायोगैस. ठीक है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर क्या आ जाता है? सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल, यानी कि जो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बल्क क्वांटिटी के अंदर सेल्यूलोज पाए जाते हैं उनसे जो है बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट करना. बायोहाइड्रोजन. ठीक है, बायोइथेनॉल. थर्ड जनरेशन जो है बायोफ्यूल वो है अलजी फ्यूल. ठीक है सर, सिंथेटिक गैस और बायोगैस में क्या डिफरेंस होगा? जी बेटा, सिंथेटिक गैस और बायोगैस में क्या डिफरेंस होगा? बहुत ज़्यादा इसके अंदर